नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। आज देश संविधान दिवस मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ उसकी मना रहा है। संविधान का निर्माण किया गया और आज के दिन इसे याद करते हुए प्रतियोगिताएं हो रही हैं, कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। लेकिन इन सभी प्रतियोगिताओं, आयोजनों, भाषण, निबंध, इन सब के बीच में एक जो मूल सवाल जो इसमें पूरे में समाहित है, वो ये कि संविधान का महत्व क्या है और उसे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए। जो संविधान को समझते हैं, चाहे हम राजनेताओं की बात करें, संविधान से जिनका सीधा सरोकार है, उनसे जुड़े लोगों की बात करें, उनके इतर जिस व्यक्ति के लिए ये संविधान बनाया गया था, यानी कि आम आदमी, उस आम आदमी तक इस संविधान की अवधारणा को कैसे पहुंचाया जाए, संविधान क्यों बनाया गया और उसमें उसको जो अधिकार दिए गए हैं, उसको जो हकूक दिए गए हैं, या फिर संविधान का निर्माण करते वक्त उस आम आदमी को केंद्र में रखते हुए क्या विचार संविधान बनाते समय उसके निर्माताओं ने अपने दिल में रखे, वो उन तक कैसे पहुंचे, इसकी शक्तियों का वो कैसे इस्तेमाल करें और अपने जरूरत या फिर कहें कि अपनी जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए भारत के इस संविधान को किस तरह से वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उन तक कैसे पहुंचे। और ये भी कहा गया था कि राजेंद्र प्रसाद ने यह भी कहा था कि कभी भी कोई भी चीज त्रुटिहीन नहीं हो सकती, त्रुटियां हमेशा रहती है। त्रुटियों से मतलब उनका संशोधन को लेकर था। वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, व्यवस्थाओं के हिसाब से उसमें संशोधन भी बार बार होते रहे हैं। खैर, आज जो संविधान हमारे बीच में मौजूद है, लोगों तक उसको, उसके महत्व को कैसे पहुंचाया जाए और अब तक उसके जो महत्व है, क्योंकि कई देशों के संविधान को मिलाकर वहां से अलग अलग विचारों को लेकर, अलग अलग नियम कायदों को लेकर, उनको लेकर ये एक समेकित कई पन्नों का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो दुनिया का बना है, उसके मूल विचार को लेकर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर पत्रकारों का पैनल है। क्योंकि हम इसको राजनीति की तरफ नहीं ले जाना चाहते थे, इसलिए सिर्फ वरिष्ठ पत्रकारों का आज हमारे साथ पैनल है। वरिष्ठ पत्रकार आदित्य कांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ आज इस विषय पर चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज्यादा तकनीकी ना हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि चूंकि हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो आज दिन भर भाषण देकर आए हैं, इस पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वो इस संविधान में अपने आप को कहां रखते हैं और संविधान उनको कितना मजबूत करता है एज एक नागरिक के तौर पर, ये हम एक साधारण शब्दों में उन तक पहुंचाएं। तो इस तरीके से आज हम इस चर्चा को ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ओम जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले जब सफलता के सूत्र की बात कही जाती है, तो संविधान जब बना था, सवाल कई सारे रहे होंगे संविधान सभा के दिमाग में भी, ना सिर्फ अंबेडकर के दिमाग में बल्कि उससे जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सबके दिमाग में सवाल रहा होगा कि जो हम बना रहे हैं भारत को एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर, और चूंकि एक नया देश बन रहा है जहां से हमने चीजें ली हैं, अलग अलग देशों से हमने चीजें ली हैं, क्या वो उतनी सफल हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, उनको सफलता को लेकर कहीं कोई ऐसी प्रतिक्रिया ना आ जाए जो मेहनत की गई है उसको आम आदमी एकदम से नकार दे। सफलता का सूत्र आपको क्या नजर आता है, क्योंकि अब तक ऐसी कोई बड़ी बात इतने सालों में, 75 साल में कभी सामने नहीं आई। देखिए, हमारा संविधान और हमारा देश विभिन्नताओं को लेकर के और एक दस्तावेज है जो अपने नागरिक को मूल अधिकारों में समेटता है, प्रस्तावना में समेटता है और नीति निर्देशक सिद्धांतों में समेटता है, और उसके बाद पूरा इतिहास है। कल लोकसभा में हमने सुना कि जब हमारे लोकसभा के अध्यक्ष बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारा 75 साल का संविधान है, इस पर जरा टिप्पणी, इस बारे में भी टिप्पणी जो की जाए जरा सोच समझ के करनी चाहिए। खड़गे जी का जवाब था कि 54 साल दिए हैं मैंने इस संविधान के नेतृत्व में काम करते हुए, तो अब इसकी चर्चा यूं नहीं, क्योंकि बहुत आजमाइश हुई। देखिए, और विभिन्नताओं में स्थापित करना, एक तरफ कहीं राजा थे, कहीं बिल्कुल गरीब थे, कहीं मध्यम वर्ग था, कहीं उच्च वर्ग था, सब अपनी अपनी जिंदगियां अपने अपने किस्म से जीना चाहते थे। उन सब के लिए संविधान नागरिक का पूरा हक देता है कि नागरिक जो भी सिटीजन है इस देश का, उसको ये सब मिलेंगे। वो दर्ज है इनमें सारी बात। तो यही वजह कि जब कभी भी विवाद हुआ तो आपने देखा होगा, आज के अखबारों में छपा भी है, 128 संशोधन इसमें हुए हैं और हमने इसके अच्छे और बुरे फल दोनों देखे हैं। मैंने तो आपातकाल भी देखा है, मैंने अभिव्यक्ति पे पाबंदी भी देखी है, फिर मैंने बदलाव के साथ साथ में एक दूसरा शासन भी देखा है, फिर तीसरा शासन देखा है, फिर देखता ही चला जा रहा हूँ मैं। तो मुझे मेरे देश से और मेरे संविधान से बेहद लगाव है और मैं इसको प्रणाम करता हूँ। जैसे लोग तो पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन मैं सचमुच में करता हूँ।
कितनी विभिन्नताओं को अपने में समेट करके और आप सामान्य जन के लिए, जन के साथ में रहते हैं और जिंदगी चला रहे हैं। दुनिया में हंगामे हो रहे हैं, लेकिन हमारी विभिन्नताओं में तक तरारापन आता है। हम कई कई संप्रदाय हैं हमारे हमारे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, पारसी है। ये संप्रदाय कभी कभी अपनी अपनी करवट लेते हैं, तो वो भी उनके आंदोलन भी देखे हैं, उनका समापन भी देखा है। ये सब बातें हमारे संविधान के माध्यम से सोल्व हुई है, किसी खूनी क्रांति से नहीं हुई। ये वर्ग समन्वय के रास्ते से सब हुआ है। क्या शत्रुता की राजनीति भी चलती नहीं है। एक दूसरे से अगर ना इत्तेफाकियां आप करते तो उनका सम्मान करते, ना इत्तेफाकियों को लेकर के आप शत्रु नहीं बनाते एक दूसरे को। यही संविधान की आधारभूत बात है, जिसको की लेकर के और चर्चा होनी चाहिए, समझनी चाहिए, और सामान्य जन समझता है। जब कभी भी उसके सामने संकट आता है, जब भी उसके नेता लोग जो कुछ बताते हैं या उनके जाति समूह को जो बताता है या संप्रदाय को बताता है, तो देखते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा है, यानी संविधान में क्या लिखा है। तो पंचतंत्र की कहानी है ना कि जब भी कोई संकट आए, शास्त्र वाचो शास्त्र। तो वही हाल हमारा है कि जब भी कोई संकट आता है तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान ने हमारे को क्या हक दिया है, इस पर कैसे हम बोले हैं। और वही आज का दिन है, तो इसलिए बेहद आनंद महसूस कर रहे हैं और तकलीफ के साथ में भी आनंद महसूस करते हैं। चाहे महंगाई बढ़ जाए, चाहे गरीबी बढ़ जाए, चाहे बेरोजगारी बढ़ जाए, लेकिन उसके बाद में भी यकीन है कि संविधान में दर्ज जो एक सामाजिक क्या कहते हैं सुधार का और सामाजिक समरसता का जो माहौल बनाने की गारंटी है, उस पर काम होगा। और ये देखकर इस बार तो राजनीति में भी संविधान खूब चर्चा हो रहा है। एक तरफ कोई कहता है कि आप संविधान को तोड़ रहे हैं, बदल रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि संविधान को बचाओ। तो ये सब लोकतंत्र के उत्सव हैं, इनको लेकर के और ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है बस हिंसा से परे रहना चाहिए, अहिंसक रास्ते से उसके रास्ते सुझाए हुए हैं, महात्मा गांधी ने सुझाए हैं। हमारे जितने भी रिवोल्यूशनरी संत हुए उन्होंने सबने सुझाए हैं। हमारे यहाँ से एग्जाम्पल भी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे हैं, हमारे वर्तमान भी है, हमारे भूत भी है। ये सब में बस इनके माध्यम से हम समझते हैं संविधान को। मेरा ख्याल है कि आगे भी ऐसे समझते रहेंगे और सारे संकटों का समाधान होता रहेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये रास्ता दिखाता है। और मुझे तो एक कवि थे, मुझे अमलेंद्र शुक्ला जी, उनकी कुछ पंक्तियां उन्होंने कहा भी था कि मैं भारत का संविधान हूं, सबको राह दिखाता हूं, तुमको राह दिखाता हूं, पथ की सारी बारीकियों को और बारीकी से समझाता हूं, उलझे ना भारत का कोई, सदा जतन ये करता हूं, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूं, मैं भारत का संविधान हूं, तुमको राह दिखाता हूं। जो आपने बात कही उसको बिल्कुल सटीक बताता हो ये आपने जो एक समेट दिया इसको। आदित्य कांत जी, आपके पास आना चाहेंगे। संविधान जब निर्माण हुआ था तो अलग अलग देशों से अच्छी अच्छी चीजों को लिया गया था, लेकिन देखा कि हमने उन चीजों को देश को आगे बढ़ाने को लेकर, देश के विकास को लेकर उनको अपनाया। मसलन जैसे पंचवर्षीय योजना थी, 5 साल का एक खाका तैयार किया गया कि अगले 5 साल में हम भारत को कहां किन योजनाओं के जरिए लेकर जाएंगे। तो पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा थी वो सोवियत संघ से ली गई थी। सोवियत संघ से मैं इसलिए तुलना कर रहा हूं, आज के जो हालात हैं सोवियत संघ में, आप देख रहे हैं वहां पर किस तरह से देश के हालात हैं, लेकिन हमने वहां की एक खूबसूरती को अपने संविधान में अंगीकार किया, उसमें उसका जिक्र किया और उससे देश को आगे बढ़ाया। आपको नहीं लगता कि यही खूबसूरती हमारे संविधान को और मजबूत बनाती है कि जो हमने हमारे संविधान में लिखा उसको मजबूती से समझा और देश के विकास के लिए उसको स्वीकार किया, बनस्पत इसके कि देखिए आप जहां से हमने लिया वहां पर देश के हालात उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया और किस तरह के हालात है। जी बिल्कुल प्रभात जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारी चीज़ों को लिया है। इनफैक्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप सबको जिस टाइम बना भी था और अभी तक ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, जिसमें मेरे ख्याल से उस वक्त भी 1,45,000 से ज़्यादा वर्ड्स और कितने बहुत सारे उसमें अभी भी अमेंडमेंट्स हुए हैं। उसके बाद 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक अपने आप में ऑल इंक्लूसिव है। और इसका जो सबसे सुंदर, इसका जो ब्यूटीफुल पार्ट वो ये है कि अभी भी ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें
कभी भी इंक्लूजन्स भी की जा सकती है। और हमने देखा है कि पिछली कितनी सरकारों ने, बेशक जैसा सैनी जी ने भी कहा है कि कुछ चीज़ें फेवरेबल रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, वो एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं। लेकिन ये एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है जिसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, चेंजेस होती रही हैं। और तो उस हिसाब से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सुंदरता है आई थिंक। और ये हमारे एक डेमोक्रेसी की एक जो रूट है और जो उसकी सोल है, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से कन्वे करता है। और ये एक थोड़ा सा हम मानते हैं कि अब क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, रेलेवेंस इतनी है, इसलिए ऑब्वियसली ये पॉलिटिक्स में भी आया है। जैसे सैनी जी ने बताया कि पिछले लोकसभा इलेक्शंस में अभी जो गए हैं, एक इसको एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज भी किया गया, फॉर गुड और फॉर बैड। बट ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की मुझे लगता है एक डेमोक्रेसी की सबसे सुंदर पार्ट है। और आज की तारीख में ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो समझ सके कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अटेन करने में या फ्रेम करने के पीछे कितनी स्ट्रगल गई है, कितनी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद ये आया है। और इवन इसको बनाने में ही कितना 2 साल से ज्यादा का टाइम फ्रेम करने में लग गया, और कितनी डिस्कशंस हुई हैं, कितने रेफरेंसेस लिए गए थे। तो मुझे लगता है आज की तारीख में ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी डे टू डे लाइफ है, जो इवन स्टूडेंट्स हैं, ये एक सिलेबस के तौर पे ना रहे। अभी हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं, शुरू करे हैं, बट मुझे फिर भी लगता है कि जरूरत सबसे ज्यादा ये है कि एक जो स्टूडेंट्स हैं या फ्यूचर सिटीजन्स हैं, जिन्होंने कल को हमारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे आना है या एक इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स बनना है, उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने राइट्स की, अपनी ड्यूटीज की, उनकी अच्छे से वैल्यू समझ आए। मतलब ये सिर्फ एक बुक की नॉलेज की तरह नहीं, या एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की नहीं। जैसे सैनी जी ने बताया कि कलेक्टिव, जब भी कई बार कुछ लोगों की जाति के ऊपर या किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स के ऊपर कभी इशू आता है, जैसे फार्मर्स एजिटेशन हुआ था या बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उस टाइम हुआ है। बट उसके बावजूद मुझे लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन की अवेयरनेस, उनके राइट्स, ड्यूटीज, प्रोविजन की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आई थिंक ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है, ताकि हम लोग अपने राइट्स और ड्यूटीज को खासकर विलेजेस में, जहाँ पे इलिटरेट जनता है या लोग हैं, उनको समझ आ सके। मैं कहीं देख रहा था कि वो पता नहीं फिगर्स कितनी सही हैं, शायद अपडेटेड नहीं होंगी, कि इंडिया में अभी तक आई थिंक अराउंड 80 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, वो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनकी कॉन्स्टिट्यूशनली इलिटरेट है। तो मेरे ख्याल से उनकी नहीं, वैसे तो बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत कॉन्स्टिट्यूशन, आज का दिन ऐसा है, इसको टोकनिज्म की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। और एक मैसिव लेवल पे अवेयरनेस, उसकी तरह से हमारा कैरेक्टर, हमारे यंगस्टर्स का भी काफी स्ट्रांग होगा, और उनको देश के डेवलपमेंट में अच्छी तरह से वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जी प्रभात। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जो आपने बात कही कि गांवों के लोगों को आपने जो डेटा दिया है, ये चिंता अभी की चिंता नहीं है। देखिए, मेरे पास कुछ जो चीजें हैं मैं लोगों तक कॉमन भी करना चाहूंगा। 23 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बलवंत सिंह मेहता उसके सदस्य थे, उन्होंने ये कहा था कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं और इस विधान को हम अपने गांवों में जाएं, लोगों को समझाएं। ये हमारा कार्यक्षेत्र है, ये जिम्मेदारी है हमारी। शिक्षा और प्रचार के अभाव में कभी कभी जनता में बड़ी गलतफहमी फैल जाती है। आम जनता के लिए स्वराज और संविधान का यही मतलब है कि उन लोगों को खाने, रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान और शिक्षा मिले। लोगों को ये नहीं पता कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं, किस तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा सके। आपने बिल्कुल सही कहा। उनकी वजह से आपके पास लौटना चाहूंगा। एक संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने भी एक ये बात कही थी और ये कहा था कि देश का कल्याण होगा या नहीं होगा और कितना होगा, ये निर्भर करता है कि देश पर शासन कौन करता है। और ये भी एक पुरानी कहावत के साथ उन्होंने इसको कोट करते हुए कहा था कि देश में देश को जैसी सरकार चाहिए वैसी ही सरकार देश को मिलेगी। ये मेरे ख्याल से उन्होंने समेकित कर दिया इस बात को कि ये देश अपने आप ये दिशा तय कर देता है कि संविधान के हिसाब से उस देश को चलाने वाले लोग कैसे होंगे। संविधान ने हमें ये शक्तियां दी हैं कि हम ये तय कर पाते हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए, आप चुनावी दौर में जो इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा उठा था वो ये था कि संविधान बदल दिया जाएगा। चुनावी भाषणों में भी इसका इस्तेमाल चुनावी मंचों से हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में, जिसका सवाल सही तरीके से अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, क्या संविधान को बदला जा सकता है? क्योंकि प्रस्तावना उसकी ये कहती है कि संविधान को बदला नहीं जा सकता, उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब उन लोगों तक पहुंचना जरूरी है जो बार बार इस बात को उठाते हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा। देखिए प्रभात जी, एक बात आप समझ लीजिएगा कि मैं इस वक्त 80 बरस का होने जा रहा हूँ।
मैंने 5वीं क्लास में ही नागरिक शास्त्र पढ़ा था, मैंने सिविक्स पढ़ा था। और उस वक्त हमने जाना था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं और ड्यूटीज क्या हैं। तो बुनियादी रूप से आज भी समाये हुए हैं, आज भी वो उसी तरीके से स्थापित है। तो ऐसे में ये तो नहीं है कि इसके बारे में कुछ सोचाने के हमारे जितने भी पाठ्यक्रम रहे उनमें ये सारी चीजें दर्ज रही हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन तो पूरे मुल्क में बड़ा प्रभावी रूप से है और ठीक से लोग उसके बारे में जानते समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं है। हाँ, कुछ बड़े बड़े रोचक एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रसंग हैं जिनको कि आप याद करके आज चर्चा कर सकते हैं। वो ये कि हमारे जितने राजे महाराजे नवाब ये सब रहे, ये जब मुल्क आजाद हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन की रचना जब हो रही थी, तभी उन लोगों ने आजादी के पहले मतलब माउंटबेटन से और दूसरे लोगों से कहा कि आप हमें ऐसे छोड़ के कैसे जा रहे हो। हमने तो अपनी संप्रभुता, अपनी रियासतों का सारा सब कुछ आपको सौंपा था और आप हमें इनके हवाले करके जा रहे हो। इनको कुछ पता नहीं है उस तरीके से। ये हमारी प्रजा थी और ये नागरिक बन जाएंगे तो कितना संकट पैदा करेंगे। ये जो अधिकार आप दर्ज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल अधिकार और ये क्या नीति निर्देशक तत्व और ये प्रस्तावना जो ये डायरेक्शन अगर देंगी तो उसके हिसाब से तो हमारा तो कोई वजूद नहीं रहेगा। तो उस पर बाकायदा और हमारे प्रदेश के एक रियासत के राजा ही उस सारे उसके एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो नरेश मंडल बना उसका, उनका वो विज्ञापन देख करके बड़ा मजा आता है कि देखिए क्या 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 दृश्य था, कैसे सोचने लगे थे। लेकिन हालात बदले हैं और हालात बदलने के साथ में चीजें भी बदल गई। अब ऐसे कोई सोचता नहीं, अब इस तरह की बात करता नहीं। तो एक वक्त में तो उन्होंने अपनी संप्रभुता यानी वो नागरिक मतलब प्रजा को नागरिक बनने देने से रोकना चाहते थे कि पहले हमारा समाधान कीजिए। अपर हाउस जैसा कुछ बनाइए, यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स बनना चाहिए जिस तरीके से ब्रिटेन में बना हुआ है, उनकी समान हमें वो सब कुछ सिलसिला। और यही रहा कि प्रीव्यू पर्स और ये सारे सिलसिले प्रारंभ हुए और उसके बाद में जो कुछ बदलाव हुए हैं आप सबकी निगाह में है। तो ये सब तो हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अज्ञानी नहीं है भारत का नागरिक। भारत के नागरिक की जो ज्ञान वृद्धि है वो उसको रामायण से मिलती है, महाभारत से मिलती है, भागवत कथा से मिलती है, उसके अनुष्ठान और आस्था के जो जरिए हैं कुरान से मिलती है और बाइबल से मिलती है। न्याय क्या है और अन्याय क्या है और देश की धरती क्या है, इन सब का एहसास है। तो ये मत मानिए आप, ये मत कहिए कि साहब न वो सामान्य नागरिक जानता नहीं है। तो इकट्ठा हो जाता है जानने के लिए। इस बच्चे को वो स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उससे पूछते हैं कि बता इसका क्या क्या रास्ता है, तूने पढ़ा है? हम नहीं पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, पूछता है वो। और उसी का नतीजा है कि चेतना बहुत तेजी के साथ में बढ़ी। आपने जिक्र किया था सोवियत संघ का, तो बता दूं आप कि सोवियत संघ में भी उतनी ही विभिन्नताएं हैं, उतनी ही जातियां और एरियाज हैं और सारा सिलसिला है। तो उसके अलावा कोई दूसरा मुल्क नहीं है, न चीन है न अमेरिका है, जितनी की विभिन्नताएं सोवियत संघ में थी। तो उनको कैसे एक जगह इकट्ठा किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे जोड़ा जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ लिख दिया जाए जिससे कि एक हो गए, तो हुआ। और उसके बाद उनके कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज रहा है कि आप अगर नाराज हो जाएं और अलग होना चाहें तो आप हो सकते हैं, मतलब उसके लिए मारपीट नहीं करनी है। ये इस तरह का रास्ता निकाला था। वो अलग बात है कि चीजें बहुत अलग हो गई और अब कुछ उस तरीके से समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी आज वो बात नहीं है, हमारे यहाँ तो इस तरह का सिलसिला ही नहीं है। हमने एक्सट्रीम पे लड़के देख लिया, एक्सट्रीम पे इमरजेंसी लगा के भी देखा है, इमरजेंसी भुगत के भी देखा है, इमरजेंसी हटा के भी देखा है। तो इन सारों हमारे लिए समस्या नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सारे सवालों का जवाब है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने ऐसे ऐसे हालात को देख लिया कि उन हालात में जब इस संविधान को कोई खतरा नहीं और उसी संविधान की शक्तियों की वजह से वापस देश पटरी पर आया और उसी गति से आगे बढ़ा, उससे तेज ज्यादा गति से आगे बढ़ा। आदित्य कांत जी आपके पास आना चाहेंगे। 1976 में, जो मैं इसलिए कर रहा हूं इस बात को लेकर क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर जो याचिकाएं थी वो खारिज की थी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये दो शब्द थे जिनको 1976 में हमारे इसमें संविधान में सम्मिलित किया गया था। लेकिन अब इसको लेकर हटाने को लेकर याचिकाएं दी गई, उनको खारिज कर दिया गया। क्या लगता है आपको ये
इन दोनों शब्दों को लेकर और इस तरह से जो अलग अलग परिभाषाएं हैं, जो प्रस्तावना में हम अलग अलग शब्द दिए गए हैं, चाहे हम समानता की बात करें या एकरूपता की बात करें, धर्मनिरपेक्षता की बात करें, ये जो शब्द हैं ये सिर्फ शब्द नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी परिभाषा है। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी, ये हमारे देश को, ये परिभाषाएं हमारे देश की एकता और अखंडता और विविधता को एक साथ शामिल करते हुए आती हैं। बार बार इस तरह की चीजें आ रहा और उनको फिर उसी संविधान की ताकतों के जरिए ये बात भी बताना कि ये शब्द अगर शामिल किए गए तो इसका एक वजह है, इसका एक कारण है। क्योंकि अगर इसको इन शब्दों को, ये सिर्फ शब्द नहीं है, इन शब्दों को अगर संविधान से हटा दिया जाता है तो उसके जो मूल संरचना है, जो उसकी मूल धारणा है, उस पर बड़ा खतरा होता है। बिल्कुल प्रभात जी, अब आप अगर हम उसकी अगेन सोल की बात करें या मतलब रूट जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उस पे इक्वलिटी, सोशलिटी और लिबर्टी की बात बार बार वो करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप पूरा का पूरा हम कॉन्स्टिट्यूशन के सारे वो इश्यूज देखें, वो इन कोर इश्यूज के आसपास ही रिवॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन, अगर हम देखेंगे मेरे ख्याल से कितने 10 या 12 जजमेंट्स में देख रहा था उसमें हुई है, जब उन्होंने बहुत ही रीडिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। और जैसे आपने पिछली डिस्कशन में शायद ये अमेंडमेंट की बात भी की थी कि फंडामेंटल नहीं होनी चाहिए या किस एक्सटेंट तक अमेंडमेंट हो सकती है, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट की एक डिटेल्ड जजमेंट है जिसमें उन्होंने इस बारे में मेंशन किया है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इसके बावजूद ये सारे जो डिफाइन किए हुए हैं, अगर हम डॉक्यूमेंट्स में जाएं, अभी जो कंट्रोवर्सीज या कभी भी इशू रेज होते हैं, आई थिंक इट्स मोर अबाउट इंटरप्रिटेशन, कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कोई भी इंडिविजुअल्स हैं जो जाते हैं, वो उसको अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं और कुछ छोटी मोटी जो एम्बिग्युइटी, जो डाउट्स हैं, उनको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, जिसकी वजह से कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बहुत सारी चीजों को इंटरप्रेट किया है। तो मुझे ये लगता है कि ये शब्द बार बार जब भी आते हैं, इसको रिडिफाइन करना और एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट के एंड पे ही होता आया है ज्यादातर। अब भी अमेंडमेंट करने की बार बार बात आती है, तो मुझे लगता है कि उसमें भी ओपन होना चाहिए, गवर्नमेंट्स को भी, सबको भी डिस्कशंस भी होनी चाहिए। क्योंकि अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। और बी.आर. अम्बेडकर जी ने उस वक्त जब ये ड्राफ्ट हो गया था, डिस्कशंस भी हुई थी, ये बहुत कैटेगरिकली कहा था कि ये टाइम टू टाइम इट शुड बी ओपन टू अमेंडमेंट्स और चेंजेस, कि ये ऐसा नहीं है कि एक बार एक ये डॉक्यूमेंट बन गया, इसमें किसी तरह की कोई वो अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, इनफैक्ट अम्बेडकर जी ने ही इस बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही कहा था। जो लोग इसको आज क्रिटिसाइज करते हैं या जो लोग इसकी तारीफ करते हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में इसी तरह की बात होती आई है। अम्बेडकर जी ने बड़े अच्छे ढंग से इसको कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले खराब हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन खराब ही साबित होगा। और उसी तरह से अगर कॉन्स्टिट्यूशन चाहे कितना ही खराब हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा साबित होगा। तो ये बात आज भी इस चीज को अंडरलाइन करती है कि कौन सी गवर्नमेंट उस वक्त तारीख उस पावर में है और वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को लार्जर इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में किस तरह से इंप्लीमेंट कर रही है। क्या वो उसकी सोल को या उसका जो जिस्ट है, जिसमें के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे, उनमें बैलेंस मेंटेन कर पा रही है, उनकी इंडिपेंडेंस को सस्टेन करने में सक्षम है। अगर वो है तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को आगे ले जाया जा सकता है। ऑब्वियसली टाइम टू टाइम छोटी मोटी अमेंडमेंट या जो भी है वो होती रहेंगी। अगर इंटेंशन सबकी क्लियर है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को सस्टेन करके रखना है, तो मुझे लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक बहुत ही सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट है, जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए आज की तारीख में। बिल्कुल आपने सही कहा, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और इस तरह के कई मूल सिद्धांत इसमें शामिल हैं। लेकिन उसके साथ ही उसी संविधान सभा के एक सदस्य थे जदुवंश सहाय, उन्होंने भी एक बात कही थी कि देशवासियों का चरित्र तय करता है कि देश किस दिशा में जाएगा। सिर्फ संविधान का सफल होना, इतने सालों तक उसका सही तरीके से चलना, या फिर जो इस संविधान से सीधे जुड़ाव रखते हैं उन पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जिनके लिए संविधान बना है, यानी कि देशवासी, हर व्यक्ति, उस पर यह तय करता है, इसकी खूबसूरती तय करती है कि वो इस संविधान को किस तरह से अपनी जिंदगी में, व्यवहार में लेकर आते हैं। और इस
संविधान को अपने चरित्र के साथ देश की कसौटी पर खरा उतारने के लिए इसके नियमों की पालना करते हैं, इसमें जो उनको अधिकार दिए गए हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए दूसरों का भी जो अधिकार मिले हुए हैं उनका सम्मान करते हुए इसका पालन करें। मुझे लगता है तभी इस संविधान की खूबसूरती इस तरह से बरकरार रह सकती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।